अगर कंप्यूटर वाला चला दिए तो तार चलना नहीं दिया पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Today we have to discuss the various economic challenges faced by the Pakistan. पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, आज हमने उस पर बात करनी है। तमाम लोग अपनी अटेंडेंस यकीनी बनाएं, सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी जो क्लास में मौजूद होंगे। दी इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आज उनके ऊपर हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर कि वाई इकोनॉमी मैटर, इकोनॉमी की हैसियत क्या है। नंबर 2 पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कैसा है। फिर उसके बाद 2007-8 से पहले की डेवलपमेंट क्या है और 2007-8 के बाद की डेवलपमेंट क्या, आज तक इकोनॉमी को कहाँ पहुंचाया हमने। Why we have landed in such a difficult situation और इकोनॉमी इन द करंट एंड नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद है व्हाट मैटर्स टू बी डन, क्या करना चाहिए हमें। ये सारे मामला हमने डिस्कस यहाँ करने हैं। इन सारे मामला को डिस्कस किया जाएगा कि इसका क्या मतलब है, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इससे निकल सकते हैं, क्या सारा मामला है। ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, कोई भी मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बगैर काम नहीं कर सकता। इकोनॉमी होगी, फंड्स होंगे, जॉब्स होंगी, सारा कुछ होगा तो ही एक मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। इसके अलावा मुल्क में डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही मुल्क कोई तरक्की कर सकता है, ना इससे कोई मुल्क के अंदर और कोई काम हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त की डेवलपमेंट हो सकती है जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर एक आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जॉब पैदा नहीं कर रही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही, जीडीपी की सूरत हाल बेहतर नहीं है, नेशनल इनकम बेहतर नहीं है, जीएनपी की सूरत हाल बेहतर नहीं है, एनएनपी की सूरत हाल बेहतर नहीं है और नेशनल इनकम की सूरत हाल बेहतर नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा, मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है, लोग टैक्स नहीं दे रहे, तो फिर आपके पास जो भी मामला है वो सारे का सारा वेरिएबल है, वो सारे का सारा मामला स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस इकोनॉमी को हम किसी सूरत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं कह सकते कि जहां पर ये सारी सूरत हाल होगी। इस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए आपका जो इकोनॉमिक फेस है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंडिया की जो इकोनॉमी है कई ट्रिलियन के बराबर, कई ट्रिलियन डॉलर के बराबर उसकी स्टेटस है। जो चाइना की इकोनॉमी है वो भी कई ट्रिलियन, मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर उसकी वैल्यू है। वो सारे का सारा मामला जो है वो यहाँ तक हो गया है। इसकी अब किसी सूरत भी कोई इकोनॉमिक हमें सोच सामने बेहतरीन नजर नहीं आ रही। अगर ये सारा कुछ सामने होगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करना आसान होगा। इससे पहले जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त 1947 में काफ़ी प्रॉब्लम थे, फिर ये प्रॉब्लम मैटर करते गए, फिर ये प्रॉब्लम बड़े होते गए। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी या हमारी जितनी भी जो थी ये एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, हमारी जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसी थी, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ थी, एनर्जी पॉलिसीज़ थी, ये के बाद दिखने सारी नाकाम हो गई। इनके अंदर बेहतरी ना आ सकी। जब ये बेहतरी ना आ सकी तो फिर नुकसान हुआ, और नुकसान वही हुआ कि कभी हम इसी देखते रहे कि यार मार्शल आ जाए, कभी आ जाए जमहूरियत आ जाए, कभी मार्शल, कभी जमहूरियत, कभी मार्शल, कभी जमहूरियत। इस काम ने पूरे के पूरे सिस्टम को लपेट कर रख दिया। जमहूरियत जब आती है तो लोग इसके अंदर अपने ऊपर कोई
जो है वो अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं आते, वो कहते अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो फिर लोगों के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो वो लोग खा पी जाते हैं, MNMPs खा जाते हैं। तो हमारे लिए इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल रहते हैं जैसा कि आजकल हैं। Why economy matters? Economy affects the lives of the people of Pakistan. Two pillars of the state. Number one, strong economy. Number two, strong defense. डिफेंस में अलहमदिल्ला हम स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी हमारी बहुत वीक है। और यहाँ तक कि हमारा मुल्क में पहली दफ़ा GDP रेट जो है -1.4 हो गया। A strong economy can ensure strong defense. It will enhance country's power and hence make the country's defense even more stronger. Economic backwardness generates violence and social conflict and political turmoil. According to historian Paul Kennedy, a nation's military strength rests on its economic strength. जितनी कोई economy strong होगी उतनी ही उसके मुल्क का दिफा या strength strong होगी। What is military strength? It is nothing but power. What is power? It is the ability of influence the behavior of other in accordance with the one aims and objectives. हमारे लिए अब इकोनॉमी के साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा एक दुश्मन जो है ये मशरक की साइड पे मौजूद है। इसके साथ हमारा तकरीबन 1300 मील का बॉर्डर है। फिर उसके बाद आगे फिर यहाँ पर बॉर्डर है, और फिर ये सारा बॉर्डर हमारे लिए इंडियन जो है वो प्रॉब्लम को बना हुआ है, कश्मीर प्रॉब्लम बना हुआ है। जिसके बाद उसके हमारे साथ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। वो डैम्स का पानी रोक रहा है, वो जनाब बहुत बड़े काम खराब कर रहा है, और उसने एटम चला के हमारे लिए भी मसाइल खड़े कर दिए। तो उसके बाद मजबूरन हमें भी एटम की तरफ जाना पड़ा। हमारे एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो हमें भी एटॉमिक ड्रम जो है वो न्यूक्लियर ड्रम बीट करना पड़ा। तो ये सारा मामला जो है ये काफ़ी ख़तरनाक था। इसलिए उसके बाद उसके ऊपर क्रेज शामिल है कि वो एशियन टाइगर तो बन चुका ही है, वो किसी तरह वर्ल्ड पावर भी बने और हमें नीचे दिखाए। इसके लिए अमेरिकन और दूसरी कौमें जो हैं वो हमें कह रही हैं कि वो हम इसका इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट करें। और अब कुछ इसमें ये जियो न्यूज़ वाले ये इस तरह जो थे ये लोग भी कहना शुरू हो गए कि इंडिया बड़ा भाई है और पाकिस्तान छोटा भाई है, दोनों को इस तरह रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि टू नेशन थ्योरी के तहत हम किसी भी सूरत उसका इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ना उसकी कोई सोच पाक है, ना वो कोई इस तरह की है कि ललितों के साथ, वो कश्मीरियों के साथ, इवन के जो नॉन मुस्लिम जो नॉन हिंदूज हैं उनके साथ वो क्या सलूक कर रहा है सारी दुनिया को पता है। अकॉर्डिंग टू वाई इज मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि जो आपकी जितनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी वो इकोनॉमी के ऊपर वो सारी की सारी डिपेंड करेगी। इकोनॉमी पैसा देगी ना फंड्स इसके लिए। पावर कैन लीड टू प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी में जनरेट मोर पावर। जब आपके मुल्क में खुशहाली है तो आप डिफेंस को ज़्यादा पैसा देंगे। अमेरिकन के साथ अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर कोई वॉर नहीं लड़ी अदर देन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1779। इससे पहले और इससे पहले कोई उसने वॉर अंदरूनी मुल्क नहीं लड़ी। जितनी भी वॉर उसने लड़ी है ग्लोबली, कहीं कोई किधर कभी किधर कभी किधर इसमें शामिल होकर वो लड़ी है, उसने वो अपने मुल्क के अंदर कोई वॉर नहीं लड़ी। जब अपने मुल्क में कोई वॉर नहीं लड़ी तो उनको जंग का अंदाजा नहीं है। उनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसने पहले दिन ही ये फैसला कर दिया था कि 2000 4000 5000 डॉलर की चीज़ भी बनानी, वो बड़े डिफेंस की चीज़ें बनाता है। और उसके बाद जनाब F-15 F-16 वगैरह, उसके बाद इसी तरह के बड़े जहाज C-130 ये चीज़ें ये वो फिर लोगों को सेल करता है, जिनकी प्राइस जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स में। कुछ जैसे बी बॉम्बर 52 है या B-2 है या और इस तरह के बड़े तैयारे स्पाई मास्टर्स या स्टेल्थ तैयारे, ये दुनिया में किसी को देने को तैयार नहीं अदर दैन इसराइल। ये उसने अपने पास ही रखे हुए हैं। इसलिए ये जितनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है उतने ही वो मुल्क के पावर स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने सिंगल सीटर जहाज बनाया JF-17 थंडर, फिर उसके बाद इसको ट्विन सीटर में कन्वर्ट किया है जो ये है जिसे हम कहते हैं जी जनरेशन 2। और जनरेशन 2 में अब ये 3 में और 4 में ये आ जाएगा ये 2 सीटर और 55,000 पाउंड इसकी वो इंजन कैपेसिटी सारी। खैर वो बात मैं आपको बता रहा था कि जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस
Robert McKenna said that security means development, and without development, there is no security. No nation can sustain strong defense and nuclear arsenal without a strong economy. A strong economy would ensure strong defense and not the other way around. कोई और मुल्क जो इकोनॉमी के बगैर स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नहीं। एग्जाम्पल फ्रॉम सोवियत यूनियन, सबसे पहले सोवियत यूनियन की हम एग्जाम्पल देते हैं। उनका जीडीपी देखिए टू ग्रोथ, और उसके बाद जनाब डिफेंस के ऊपर उनका एक्सपेंडिचर देखिए। पहले 1939 के तहत, फिर उसके बाद 40-49 में, फिर 50-59 में, 10-10 साल की डिकेड की हमारे पास उनके डिफेंस के और ये एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद जूं जूं उनका जीडीपी रेट कम होता गया, डिफेंस के ऊपर उनकी रेशो बढ़ती गई, और उसके बाद नतीजा क्या निकला कि मुल्क ही बैठ गया सोवियत यूनियन। 1989 में गोरबाचोफ ने उसके टुकड़े बखरे कर दिए, और उसके बाद वो स्टेट्स में जो था वो कन्वर्ट हो गया। चेकोस्लोवाकिया अलग हो गया, उसके बाद जनाब ये चेचनिया अलग हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना अलग हो गया, इसी तरह उसकी मुख्तलिफ स्टेट जो थी वो सेपरेट हो गई। One pillar of the state economy has weakened to the pillar or by increasing the other pillar. जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर दूसरे पिलर पे इस पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे, आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। It is not for the reason that economy needs greater attention. तो बात ये है कि जब तक आप मुल्क के अंदर ज़्यादा इकोनॉमी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, हमारी मजबूरी ये है कि हमारे साथ जो इंडिया का बॉर्डर है, हम जो डिफेंस है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत है। हमें बैलेंस ऑफ पावर खत्ते का जो है वो बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पावर जो इंडिया करता है, हमें जवाब में वो करना पड़ता है। हम शायद एटमी धमाके ना करते, खामोशी के साथ ही न्यूक्लियर आर्सेनल अपने पास रखी रखते, लेकिन जैसे इंडिया ने 98 में धमाके किए दोबारा, तो हमें भी ये धमाके करने पड़े। नतीजा ये निकला तो वो दुनिया को और पाकिस्तान को और अपने पड़ोसियों को मदद करना चाहता था। हम उसके लिए ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, लिहाजा हमने उसे कह दिया कि भाई जी, इन रिटर्न पाकिस्तान के पास भी ये हमारा चीज़ें मौजूद है, उसमें हमारा काफ़ी खर्चा है। लोगों ने पाकिस्तान का भी इकोनॉमी को बाइकआउट किया, और उसके नतीजे में मजबूरन हमें ये सारा कुछ यहाँ से जान छुड़ाने के लिए करना पड़ा। पाकिस्तान इकोनॉमी इन हिस्टोरिकल perspective, notwithstanding numerous challenges that we faced over the last 65 years, yes, 70 years, Pakistan reasonably well on economic front. Pakistan economy has grown at the average rate of 5% per annum and over the last 65 years. The influx of refugees from India created insurmountable problems in the country and had no reason to meet its challenges. The migration of Hindus and Sikhs communities from Pakistan nearly paralyzed the economic and administrative machinery. The head offices of only one Pakistani Union Bank was located in Pakistani territory। हमारे पास जब ये पाकिस्तान वजूद में आया तो बैंकों का भी फुकदान था, वो सारा कुछ आपके सामने है। Karachi Port was underdeveloped, and most of the Pakistani trade routed through the Indian ports Bombay and Kolkata. India refused to release allotted share of cash balance of and divided India to the tune of 75 crores for running civil administration. उसने हमारा अभी भी पाकिस्तान के पैसे रुके हुए जिसने नहीं दिए। After a long battle, India released a much smaller amount than the legitimate share of Pakistan. उस वक्त जो करेंसी थी वो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, उसी पे मोहरें लगी फॉर पाकिस्तान, और उसके बाद करेंसी ऑफ पाकिस्तान, और उसी पे मोहरें लगी करेंसी ऑफ इंडिया। तो बहुत थोड़ा पैसा इंडिया ने हमें दिया है। उसके बाद द शेयर ऑफ जीडीपी इज वाज 60% इन 47, टुडे 22% कंट्रीब्यूट करते 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 फिर ये सारी फिगर हमारे पास आ रही हैं। हमने देखा 47 में प्रोडक्शन जो थी वीट की वो 4 मिलियन टन थी, आज ये बढ़ के इतने मिलियन टन हो गई है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कॉटन 1 मिलियन टन थी, बढ़ते हुए 13-14 मिलियन टन हो गई है बेल्स। उसके बाद जनाब शुगर केन गन्ने की पैदावार भी इसी तरह बढ़ गई है। उसके बाद जनाब जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो उस वक्त तकरीबन 13-14 यूनिट थे,
उसमें से टोटल 14-15 14,500 यूनिट थे, उनमें से 1400 के करीब पाकिस्तान के हिस्से में है। आज ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और बाहर से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान यूज टू प्रोड्यूस 35,000 टन ऑफ शुगर केन टुडे, और उसके बाद इसमें भी बेहतरी आई है। सारी डिटेल आपके साथ मौजूद है। पाकिस्तान का अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमी आपके सामने है। 50s में जीडीपी रेट क्या था, उसके बाद 60s में जीडीपी रेट, फिर 70s, फिर 80s, फिर 90s, फिर 2001, फिर 2002, और फिर उसके बाद 2003, 4, 5, और इस वक्त ये 2012 तक का डाटा अवेलेबल था। पाकिस्तान के पास इस वक्त जीडीपी रेट जो है वो माइनस में जा चुका है। आप देख रहे हैं जीडीपी रेट मुसलसल नीचे आई जा रहा है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पुरानी है जो पाकिस्तान आगे हैं। पाकिस्तान डिफेंस पे ज़्यादा करता है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई, एक्सटॉर्शन मांगनी शुरू कर दी लोगों ने, और बहुत सारी सूरत हाल हैं। लेकिन बार ये इंडस्ट्रियल ग्राफ जो है वो हमारा जीडीपी का नीचे मुसलसल जाई जा रहा है, और इस वक्त ये जीरो से भी नीचे जाके कितना हो गया? जीरो से नीचे ये -1.4 हो चुका है। इस डाउनवर्ड ग्रोथ रेट के साथ फिर अब हम क्या करें? इस डाउनवर्ड ग्रोथ रेट के साथ हमारे सामने जो सारा मामला है, इसको हम कैसे हैंडल करें? क्या सारी सूरत हाल, इसको देखना भी यहाँ पर जरूरी है। आगे आती है कि 2008 से पहले क्या डेवलपमेंट थी। 2008 से पहले हमारी जो डेवलपमेंट थी वो कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ये कि इकोनॉमी काफ़ी बेहतर थी। फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस तो हमेशा से हमारे पास रहा है। वार और टेरर जो है वो उसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो, जितने भी सियासतदान लोग आते हैं, चूंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, तो वो पैसा खाना शुरू कर देते हैं, और अपना पैसा पूरा होना शुरू करने की कोशिश में वो पूरे मुल्क को लपेट जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 गवर्नमेंट मियाँ साहब की और जरदारी साहब की गुजरी हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा फंड्स खाए हैं, इतनी ज़्यादा करप्शन की है कि जरदारी हाउस था 93 क्लिफ्टन, सिर्फ एक मकान, और बेनजीर का मकान था 90 क्लिफ्टन, 90 क्लिफ्टन। उसके इर्द गिर्द जितने मकान थे सारे डरा धमका के जरदारी ने परचेज करके बिलावल हाउस बड़ा कर लिया, और उसके बाद सज्जे खब्बे आगे पीछे सारे सी फ्रंट के साथ साथ वो मकान जो थे वो आने पौने कुछ डरा धमका के ले लिए, कुछ लोग बेचने को तैयार नहीं थे, वो खरीद कर। अब वो ये जब इकोनॉमी आ जाएगी और करप्ट लोग पावर में आएंगे, इसी तरह मियाँ साहब जो थे, उनके बारे साहब एक मामूली लोहार थे। अब मियाँ साहब ने वो जो इकोनॉमी देख रहे हैं आप, तो दुनिया के सबसे बड़े करप्ट आदमी के तौर पर उनका नाम बनाना मुगल आमा लीग में आया, और वो उसको बर्दाश्त, जिस तरह उन्होंने पैसा खाया, कह रहे हैं जी मेरा बेटा 2 साल का था, उसने लंदन फ्लैट बना लिए, तो कुछ चेक नहीं था, वो पैसा सारे का सारा पाकिस्तान का लूटा हुआ दे गए। इसी तरह ये जो मौजूदा साहब बैठे हुए हैं, इनकी बहनों के पास 70 अरब रुपया, 70 अरब रुपया, वो उनकी कोई आमदनी, कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, कोई किसी किस्म की, कोई आप देखें कि उनकी कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं। 70 अरब रुपया वो लीमा खान के पास मौजूद है, पता नहीं कहाँ से आया, क्या उसकी सूरत हाल है, ट्रेल क्या उसकी दी गई है इकोनॉमी में कि नहीं दी गई, तो ये पैसा जो है ये कैसे बना है, ये सारा मामला फिर देखने की जरूरत है। हर MNMP, आप अपने शहर में देख सकते हैं कि वहाँ पर MNMP जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी क्या सूरत हाल होती है। जब वो इलेक्शन लड़के फारिग होते हैं और एक साल मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उसके बाद उनके पास क्या आती है? वीक गवर्नेंस है, टैक्सेस का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक टीम वीक है, इकोनॉमिक टीम की इंस्टेबिलिटी है। जो रडार है हमारा, इकोनॉमिक रडार बड़ा वीक है। वो उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब जो भी प्राइवेट डिपार्टमेंट को आप लाते हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों को ले आते हैं, वो क्या करते हैं, जैसा कि मियाँ शहबाज शरीफ एक बड़ा अच्छा सॉलिड आदमी समझा जाता था, लेकिन उसने सारे ठेके अपने दिमाग को पानी के दिए कितने, और उसके बाद वो भी और उसका लड़का दोनों इश्तारी है, एक लड़का अंदर ही हुआ, तो कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो सारी की सारी स्लो हो गई। प्रॉब्लम कहाँ, जजेस भी इसी तरह फौजी रिटायर भी जो हैं, बाकी भी जिसका दाव लग रहा है वो लगाई जा रहे हैं, और ये सारे के सारे मुल्क को खाने पे लगे हैं।
अगर इस गवर्नमेंट पिछली को ना हटाया जाता तो शायद पता नहीं वो सारा कुछ ही बेच जाती। पर रेडियो पाकिस्तान की इमारतें, टीवी की इमारतें, वो जनाब सारी की सारी गिर गई हैं, और ये सारे के सारे हमारे लिए मसाइल क्रिएट किए हुए सामने आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ शोज द एवरेज ऑफ 3% पर एनम ओवर द लास्ट ईयर्स, और उसके बाद 7% जो है वो पिछले 5 साल में थी। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी ड्रॉप हो गई है। कर्जा लेकर चीज़ें बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बनवाते। जब कर्जा लेकर चीज़ें बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं बनवाते तो फिर क्या हो जाता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो आपको रूल के मुल्क का कोई खतरा नहीं। वो मुल्क जो है जो इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कर रहा है खुद खुद अपनी इंडस्ट्री चलाएगा और अपने काम को चलाकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन जब आप उससे लेकर लोन लेकर लगाते हैं तो वो आपसे सही तौर पर चल नहीं पाती, और उसके बाद सारा मामला वो खराब होना शुरू हो जाता है। रियल जीडीपी की जो परसेंटेज है पाकिस्तान की वर्ल्ड में, वो मैंने ये भी एक फिगर्स दिए हैं कुछ, जिसपे ये इसका ना जी वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया गया है। तो इंडेक्स नंबर जो है प्रीवियस को बेस बनाते हुए जब कैलकुलेट किया गया तो एवरेज इतनी बनती है। बजट डेफिसिट, बजट का खसारा एक और बहुत बड़ा खसारा है कि हमारे पास जो है बजट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमारे पास टैक्सेस ने कलेक्ट नहीं हो पा रहे, हमारी खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी आमदनियाँ कम हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमें ये सारा मामला नुकसान में जाता दिखाई दे रहा है। बजट जीरो डेफिसिट इस वक्त जीडीपी की कुछ रेशियो बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि जीडीपी नेगेटिव में चला गया। फिर 1912-13 की फिगर्स आपके सामने है। $20 बिलियन था पिछले 5 साल में हमारा कर्जा। मियाँ साहब ने सबसे ज्यादा लोन लिया और पता नहीं वो लगा किधर है, हमारी तो समझ से बाहर है। सिवाय इसके कि वो सागड़ा उनका था सांडू पड़वैया, उसको उन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फाइनेंस मैनेजर नहीं हो सकता, वो पोस्ट मार्टम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कि ये खर्चा हो गया। जो फाइनेंस स्पेशलिस्ट थे उनको बैक पे कर दिया गया और एक बंदे को इख्तियार दे दिया गया, उसने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। उसने इकोनॉमिक टीम दुनिया की तो मैं सबसे बेस्ट हूँ, और इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कर्जा है वो $300 बिलियन से ज्यादा हो गया है। करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो पॉवर्टी लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो 170 रुपए पे आ गई है डॉलर पे, और वीकेस्ट करेंसी है इन द रीजन। पावर सेक्टर जो है वो उसको हम सब्सिडी दे रहे हैं, ज़ाहिर है गरीबों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो जो रियल ग्रोथ है वो पाकिस्तान की पिछले 5 साल में काफ़ी लोअर डाउन हो गई है। पाकिस्तान की वो जो ग्रोथ है वो नीचे जा चुकी है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का ग्राफ भी बता रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कम होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, पहले कम हुई थी लेकिन अब ये बढ़नी फिर शुरू हो गई है। 2001-2 में जब फंड्स पाकिस्तान आए, जॉब्स आई यहाँ पर, क्रिएट बैंक्स में पैसा आया, थोड़ी जीडीपी बेहतर हुआ, जो जॉब्स क्रिएट हुई, अब ये जॉब्स और ज़्यादा कम हो चुकी हैं। गवर्नमेंट के पास मल्टी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को गवर्नमेंट हल नहीं कर पा रही। उसके बाद पॉवर्टी लेवल से तकरीबन हमारी 2007-8 में फिगर थी इतनी, और अब ये हमारी काफ़ी लोग जो है वो जा चुके हैं। इन्फ्लेशन का रेट डबल फिगर में इस वक्त, फिर 11 कह रहे थे 2011-12 में, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन का रेट डबल फिगर में जा चुका है। इंटरेस्ट रेट जो आपने कम किया वो 10 कुछ पे बैंक लोन दे रहे हैं। ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टैक्सों का डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी रिसेंटली एफबीआर ने कहा कि हम $1 बिलियन के कलेक्ट नहीं कर पाएंगे टैक्स, और अपना टैक्स का हद कम किया गया। आगे क्या है जी, पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट थी वो कुछ बड़ी तो थी लेकिन बाद में वो भी अब कम हो गई। करंट अकाउंट का डेफिसिट 30,000 बिलियन डॉलर तक चला गया था, उसको कम करके गवर्नमेंट ने इस वक्त काफ़ी कम किया। ये इस करंट गवर्नमेंट की सूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका ग्राफ आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद रेमिटेंसेस जो थी वो उनका ग्राफ बढ़ा, लेकिन अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से वो लोग मुल्क से
जॉब्स खो बैठी हैं और पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ मिले कारखाने बंद हो गए, वहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो जो है वो लोग पाकिस्तान आएंगे, तो पाकिस्तान में वहाँ से उनकी जॉब तो होगी नहीं, और यहाँ पर वो बर्डन बनेगा इकोनॉमी पे भी। इस इकोनॉमी के बर्डन की वजह से हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे, हमारे लिए ये मसाइल बढ़ जाएंगे। वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर हम इसको कैसे टैकल करेंगे? अभी तक इसको टैकल करने का हमारे पास कोई जवाब नहीं। वाई वी हैव लैंडेड इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन? यहाँ तक पहुंचे कैसे? इकोनॉमी नेवर रिसीव ड्यू अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, intensification of world war terror, deterioration of security environment, frequent changes in economic team, absence of key ministers for 6 months, weak political team, उसके बाद fuel and power prices shocks, fiscal indiscipline, new NFC award और reckless spending। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है लेड बाय आई के इमरान खान, इसने ये कोशिश तो काफ़ी की है, लेकिन इसकी टीम जो है बड़ी नालायक है। हर शोबे में इसकी टीम नालायक है, हर शोबे में इसकी टीम नालायक है। मिनिस्टरों के मुंह पे कंट्रोल कोई नहीं, और आए दिन रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है। लीडिंग पीएससी का जो है वो कंज्यूमर कवरेज जो है $300 बिलियन जो है वो सालाना आप कह लें कि ये इस पे नुकसान हमारा हो रहा है। एनर्जी मिसमैनेजमेंट है, वीक गवर्नेंस है, गवर्नमेंट के पास इत्तेहादियों के सर पे वो बड़ी इत्तेहादी अपने मुतालबत करके ब्लैकमेल करते हैं। नो इंटेंसिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट विद प्राइवेट सेक्टर, अब गवर्नमेंट का किसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, डेलिब्रेट और इनकम्पिटेंस, जानबूझ के कर रहे हैं, ये इनकम्पिटेंस है, ये तो हमारे सामने मसाइल है। न्यू गवर्नमेंट हैज इनहेरिटेड अ स्लो इकोनॉमी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मूविंग इनटू लोएस्ट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लार्ज फिस्कल डेफिसिट, अनसूटेबल डेट, और उसके बाद जनाब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो रही है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, डेट का रेट बढ़ रहा है, ब्लीडिंग पीएससीज है, ये सारे के सारे जो आपने प्राइवेट शुबे को दिए हुए हैं आपके पावर जनरेशन यूनिट्स। उसके बाद परसिस्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, नर्वस प्राइवेट पार्टनरशिप है, डिवेलिंग स्टेट अथॉरिटी है। कोई भी काम स्टेबिलिटी के मुताबिक नहीं हो पा रहा, कोई भी काम हमारा जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहा। जब काम बेहतर नहीं हो पा रहा तो फिर इसको हैंडल कैसे करना है, इसको टैकल कैसे करना है? अब जब हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, इसको अच्छे तरीके से देख ही नहीं पाएंगे, तो ये सारा मामला कैसे चलेगा? सारा मामला तो खराब होगा। तो सारे मामले के खराब होते ही फिर आपको इसको थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। अब 2-3 काम है कि जो कोविड-19 की वजह से हमारे मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा हुआ है, उसके ऊपर हमारी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। उस स्पेंडिंग की वजह से मेन जो आपका एजुकेशन सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, फिर लॉकडाउन की पोजीशन है, आपने 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया हुआ, सैटरडे और संडे, और उसके बाद बाकी आप दिनों में इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री जैसे होटल इंडस्ट्री है, जैसे आपकी वो शादी हॉल वगैरह है, या जैसे और जो कंबाइंड गैदरिंग के सिनेमा वगैरह है, उन अदारों को भी आपने बंद किया हुआ है। स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद किए हुए हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक भी तो बच्चे में ये वायरस चला जाता है तो फिर ये इतनी जल्दी फैलेगा कि हमारे हॉस्पिटल में तो पहले ही जगह नहीं है इसको हैंडल करने की। प्राइवेट हॉस्पिटल जाए, सरकारी अस्पताल में जाएं तो जान से हाथ धो बैठते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो जनाब माल से हाथ धो बैठते हैं, जायदाद से हाथ धो बैठते हैं। और इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने घर पे रहें, और घर पे आप अपने सैनिटाइजर से या उससे और दीगर चीज़ों से अपने हाथ धोएं, और आप अपने आप को महफूज रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। तो इन तमाम बातों में हमारे पास जब इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, इकोनॉमी की सूरत हाल को बेहतर करने वाला कोई नहीं, इकोनॉमी के मामले के अंदर बेहतरी पैदा करने वाला कोई नहीं, ये सारे का सारा मामला जो है हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हद तक जा चुका है। इसको हम टैकल करना हमारे लिए एक और मसला है। तो इस सारे मामले को जब हम देखते हैं कि भाई किसी तरह
इसको तो टैकल किया जाए। इसको जब हम टैकल करने की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो तो इतने ज़्यादा अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। डेट रीपेमेंट क्राइसिस है, गवर्नमेंट ने अभी तक वो क्लेम करते हैं कि जनाब हमने 5,000 बिलियन डॉलर जो है वो कर्जा वापस किया है। 5,000 है तो 5,000 अगर उन्होंने वापस किया है तो कर्जा लिया भी बहुत है। और जब कर्जा लिया भी बहुत है तो IMF की टीम जो है स्टेट बैंक में बैठी हुई है और IMF की टीम जो है वो आपकी इकोनॉमी को रन कर रही है। तो इकोनॉमी को रन करते हुए इसमें जब हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं तो हम इसको कैसे टैकल करें। गवर्नमेंट को कोई फ्रंट दिखाई नहीं दे रहा। वर्ल्ड बैंक कुछ मुल्कों ने हमें लोनिंग की थी, कुछ मुल्कों ने हमें सस्ता कर्जा दिया था, जैसे UAE में, जैसे चाइना ने, जैसे हमारे सऊदी अरेबियंस ने कुछ हमें कर्जा दिया। और उसके बाद हमने इन तहादियों की मदद से, इन मुल्कों की मदद से सारे काम को बेहतर किया। लेकिन अभी भी हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रहा है और गवर्नमेंट को कोई समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन को हैंडल हमने कैसे किया। डेट रीपेमेंट क्राइसिस 12 और 13 हमारे ऊपर 47-48 का डेट देखते हैं, फिर अगले 2 साल का, फिर अगले 2 साल का। दिसंबर 2012 में हमारे पास 61,000 मिलियन डॉलर था और इसके ऊपर अल्लाह ताला हिदायत दे मियाँ साहब को 30,000 बिलियन डॉलर तक वो कर्जा बढ़ा दिया। कर्जा पता नहीं कहाँ गया, ना कोई डैम बना, ना ही कोई वो जनाब और इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ, ना कोई नए एयरपोर्ट्स बने, ना कोई, सिर्फ उसने मेट्रो ट्रेन में और उसके भाई पागल ने वो सारे का सारा जंगला ट्रेन में पैसा लगा दिया। ये पैसा जो था ये सारे का सारा हमारा नुकसान के अंदर गया। फिर उसके बाद चूंकि वो चाइनीज बैंक हमसे पैसे मांग रहा है कि ऑरेंज ट्रेन को चलाओ और 5 लाख रुपया पर डे हमें उसके ऊपर वो देना पड़ेगा और 2034 में जाके कहीं मुकम्मल होगा। वो पागलियारा जो शहबाज शरीफ है वो काम खराब कर गया। हम ये कर्जा कहाँ से वापस करेंगे, हमारी तो इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। अब टैक्सेस से पैसा आ रहा है, टैक्सेस से पैसा 3 जगह आप खर्च कर रहे हैं। इस वक्त जो 2019-20 का जो था रेवेन्यू वो 5500 अरब जो 55 मिलियन डॉलर में इकोनॉमी से रिकवर हुआ। 5500 अरब जब वो सारे का सारा रिकवर हुआ तो उससे आपने तकरीबन 30% 40% डिफेंस को दे दिया, बाकी 10-20% आप इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं। हेल्थ का क्राइसिस आया हुआ है, दवाइयाँ अस्पतालों में, डॉक्टर्स और नई जॉब्स देने की जरूरत थी तो आप यहाँ पर लगा रहे हैं। बाकी आपका सारे का सारा जो है वो डेट सर्विसिंग में जाई जा रहा है, कर्जों की वापसी में जाई जा रहा है, इंटरेस्ट में वापस जाई जा रहा है। तो जो प्रीवियस 2 गवर्नमेंटें थी वो राज्य के मुल्क को लूट के तबाह करके गई है। और इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो नुकसान ये है वो ये है कि इसकी टीम नाअहल है। ये काम करके सोचते हैं, पहले सोचते नहीं, उसकी इकोनॉमिक कोई सूरत बेहतर करते ही नहीं कि यार भाई हम इसको थोड़ा सा बेहतरी की तरफ तवज्जो दें। एक बयान इन्होंने दिया है कि वो जाली पायलट्स हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो बैन हो गई है। आप जाली पायलट पकड़ के उनको टर्मिनेट करके सजाएं दें, वो जाली डिग्री पे भर्ती हुए हैं। आप जो अपनी इकोनॉमी के यूरोप ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया, UK ने कह दिया, इवन के कल वो जो जिसकी कोई सीएम इथोपिया उन्होंने भी आगे दिखा दिया, खबरदार हमारे पास जाली पायलटों वाली कोई फ्लाइट टाइप हो। इवन पाकिस्तान की जो लाइन है ये रिसेंटली क्रिकेट टीम गई है वो अफगानिस्तान एयरलाइन के ऊपर वो गई है। पाकिस्तान की एयरलाइन को वहाँ जाने की इजाजत नहीं, जो टेररिस्ट यहाँ सबसे ज्यादा टेररिज्म है अफगानिस्तान में, वहां से वो टीम गई है। तो वहां से ये सारी सूरत हाल हमारे लिए मसाइल का बायस बनी है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। अब डेट प्रोफाइल जो है वो सारा का सारा मैंने आपके साथ शेयर किया। डेट की जो रेशियो है वो सर्विसिंग की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कर्जे का सूद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और पब्लिक पॉलिसी हम क्या करें। न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक टीम स्ट्रॉन्ग लाए, उसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड टीम होनी चाहिए। पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो विल वाली हो। वज़ीर आज़म साहब कह देते घबराना नहीं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 खरब रुपया जो है 89 अरब के करीब वो
शफाफ तरीके से लोगों में तकसीम किया, गरीब लोगों को दिया 12-12 हज़ार में, और इसे पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है कि आईडी कार्ड के जरिए लोगों का वो नाम निकला, आईडी कार्ड के जरिए वो ले गए और उन्होंने जाके इसको इस्तेमाल किया। इससे पहले जितने भी क्राइसिस आए उनमें कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं कि ये पैसा इस तरह दिया जाता, हमेशा सियासी बुनियादों पर एमएनएमपी को पैसा दिया जाता था। पहली मरतबा ये पैसा जो है लोगों को दिया गया। नो रूम फॉर बिजनेस एज यूजुअल पॉलिसी, बिजनेस जो है वो तो तबाह हो चुके हैं। बिजनेस नहीं होंगे तो भाई जी टैक्सेस भी नहीं होंगे, बिजनेस चलेगा तो टैक्स चलेगा ना, बिजनेस है नहीं तो टैक्स कहाँ से आना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन डिमांड एक्स्ट्रा, अब इसमें आर्मी भी साथ मिली है, उन्होंने भी इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट का हाथ बढ़ाया है और गवर्नमेंट इस दफ़ा सरकारी मुलाजमिन की सैलरीज भी नहीं इंक्रीज की। इकोनॉमिक क्राइसिस है तो सरकारी मुलाजिम इस पर रोक के बैठ गए हैं। वज़ीर आज़म साहब को अपने खर्चे भी कम करने चाहिए, अपने मिनिस्टरों के खर्चे भी कम करने चाहिए। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो अगर होगा तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। बजट डेफिसिट जो है वो अब तकरीबन 4% के करीब, 4% 4-4.5 से ऊपर चला गया हुआ है। इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अंडरटेक इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है। टैक्सेशन साइड पे इसको बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर साइड पे इसको कम करें, प्राइवेटाइजेशन साइड पे इसको बेहतर करें, पावर सेक्टर जो है इसको बेहतर करें। सर्कुलर डेट अभी गवर्नमेंट ने खत्म की है, ये क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। करेक्टिंग दी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ एनएफसी वार्ड के अंदर बेहतरी करें और उसके बाद स्ट्रेंथिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बेहतर करें। लिंक्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ बेहतर करें। एक रूट मैप बनाए कि जिसमें आप कैपिटल मार्केट को डेवलप करें। अभी कुछ दिनों से स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ है, इसके बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई, इंडिया ने करवाया वो, इसके बावजूद बेहतरी आई और इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज 36,000 की हद को दूर कर दिया है। न्यू गवर्नमेंट जो है उसको 2 साल हो गए आए हुए, उसको चाहिए कि वो अपनी प्रीवियस पॉलिसीज को कंटिन्यू करे। इकोनॉमिक टीम जो वीक है उसको बेहतर करे, ओल्ड टीम जो है उसको साथ चलाए। उसके बाद जनाब गवर्नमेंट को चाहिए स्टेट बैंक को बेहतरी करे और जो उसकी स्पेंडिंग है उसके हिसाब से लोनिंग को कम करें। आईएमएफ के साथ इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो कंडीशंस हैं वो लोगों के लिए बड़ी पेनफुल है, एक्सट्रीमली पेनफुल, उसके अंदर बेहतरी लाई जाए। न्यू प्रोग्राम फॉर आईएमएफ जो है उसको उतनी देर तक ना लिया जाए जब तक वो लोगों की बेहतरी के लिए काम ना करे। बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें 25 रुपये पर लीटर बढ़ा दी गई हैं, गवर्नमेंट को चाहिए इसके अंदर बेहतरी लाए। जनरल जो है वो परसेप्शन यही है कि पाकिस्तानी बॉन्ड जो है उसके वो पीस रही है और उसके बाद जब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान प्रॉब्लम जो है उसके अंदर बेहतरी सूरत हाल हो, उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स देख सकते हैं कि क्या रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को सीरियस चैलेंजेस जो हैं उनको टेक अप किया जाए नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो सरमाउंटेबल के प्रॉब्लम है उनको इश्यूज को इग्नोर ना किया जाए, उनको बढ़ने ना दिया जाए, उनको बेहतर किया जाए। These challenges can be addressed. Uh, these challenges can be addressed by increasing the गवर्नमेंट अटेंशन। गवर्नमेंट अपनी अटेंशन यहाँ बेहतर करे, फ्रेमवर्क बेहतर करे, इकोनॉमिक टीम बहुत बेहतर होनी चाहिए। अच्छे लोगों की मुल्क में कमी नहीं, इसके अंदर बेहतरी लाई जाए। और उसके बाद व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट एंड पेट्रियोटिक लीडरशिप, जो मुल्क के अंदर बेहतर लाई जाए। अभी तक गवर्नमेंट को देख रहे हैं वजीर आजम साहब डेली दूसरे दिन तीसरे दिन कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, पॉलिसीज तय हो रही हैं, मिनिस्टर से उनकी कारकर्दगी पूछी जा रही है, जो मिनिस्टर करप्ट है उनके पोर्टफोलियो तब्दील करके उनको निकाला जा रहा है। लेकिन स्टिल बहुत कुछ करना बाकी है, सिर्फ पोर्टफोलियो तब्दील करना जरूरी नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए जो करप्शन के चैलेंज है उनको फेस करते हुए लोगों से पैसा रिकवर करे। जब तक वो लूटा हुआ पैसा नहीं आएगा इकोनॉमी में बेहतरी नहीं आने की मेरे भाई। इकोनॉमी में बेहतरी उसी वक्त ही आनी है जब आप अपनी सूरत हाल को बेहतर करेंगे। अगर ये बेहतर नहीं करेंगे तो फिर काफी प्रॉब्लम होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। हमें ग्राउंड जीरो करनी चाहिए टॉलरेंस। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच। अभी ये डाउनलोड करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।